नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं, जो कि 2020 से लेकर के 2025 तक का यानी अब तक का जो महत्वपूर्ण योजना है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये पूरे जो मतलब प्रश्न हैं, ये पूरे एमसीक्यू के फॉर्मेट में है और लगभग यहाँ पे आपको 48-50 प्रश्न मिलेंगे और हर एक योजना से आपको एक प्रश्न मिलेगा और वो प्रश्न कैसा होगा, वो स्टेटमेंट वाइज प्रश्न होगा। ठीक है, जो परीक्षा में पूछी जाने वाली चीजें होंगी उन सारी चीजों को हम यहाँ पे कवर करते चलेंगे। बाकी और भी महत्वपूर्ण चीजें जो इससे रिलेटेड होंगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन सा सही है। तो पहला जो कथन है कि यह नीति राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रसारित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें यूट्यूब पर आधारित कंटेंट के लिए अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है और नीति के अंतर्गत कंटेंट यदि अश्लील या राष्ट्र विरोधी पाया जाता है तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कौन सा कथन इसमें सही है? ठीक है, तो देखिए जो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति है 2024 की, ये 27 अगस्त 2024 को माननीय योगी जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट में बैठक हुई थी उसमें इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। 27 अगस्त 2024 डेट याद रखिएगा। कई बार डेट भी पूछ ली जाती है, कई बार ईयर भी पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट है तो वो सारी चीजें आप समझ रहे होंगे और दूसरा स्टेटमेंट तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा यहाँ पे गलत है। तो तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भुगतान की सीमा रखी गई है वो 8 लाख है और 7 लाख और 6 लाख और 4 लाख रुपए इस तरह से निर्धारित की गई है कि यूट्यूब पर वीडियो अगर है तो उसके लिए 8 लाख, शॉर्ट्स के लिए 7 लाख, कॉस्ट के भुगतान के लिए इस तरह से जो पर्टिकुलर लिमिट निर्धारित की गई है। मेनली इसका उद्देश्य यही है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, जो विभिन्न विकास परक योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं हैं, उनकी उपलब्धियों की जानकारी प्रदेश की जनता को डिजिटल मीडिया के माध्यम से या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए इन सारी चीज़ों को, या आप ये कह सकते हैं इस जो नीति है इसको लाया गया है। इसमें यूट्यूब की बात की गई है, फेसबुक की बात की गई है, इंस्टाग्राम की बात की गई है ना। तो मेनली 4 जो है वो दिए गए हैं। एक तो एक्स है जिसको कि ट्विटर हम जानते हैं, और दूसरा है फेसबुक का, और तीसरा है इंस्टाग्राम, और चौथा है यूट्यूब। तो इन्हीं 4 श्रेणियों में इनको बांटा गया है और इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में जो जानकारी डिजिटली उपलब्ध कराई जाएगी वो सारी चीज़ें। और बाकी बाद में ये भी कहा गया है कि मतलब जो कंटेंट है यदि अश्लील है या राष्ट्र विरोधी है तो उस पर जो भी एजेंसी होगी उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी केवल करेक्ट होगा, केवल 1 और 3 सही है, दूसरा गलत क्यों है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। ऐसे ही सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे तो चीज़ें हमारी आसानी से, लगभग सारे जो फैक्ट होंगे किसी भी योजना से वो क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन पेयजल योजनाओं की संचालन और अनुरक्षण नीति 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो यह जो नीति है ये वर्ष 2015 में प्रतिस्थापित करती है, मतलब जो अभी 2024 का आया है 2015 में पहले बना हुआ था उसको इसने प्रतिस्थापित किया है। और जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा की गई थी और जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण के लिए मात्राकृत 15% धनराशि की केंद्रीय सहायता अभी जारी है। और ये जो नई नीति के अंतर्गत बजटीय व्यवस्था राज्य वित्त आयोग राज्य बजट से कराए जाने का प्रस्ताव है। आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो ये भी जो योजना है ये भी 27 अगस्त 2024 को जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनकी अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा इसको पास किया गया है। 2024 अभी जो आया, इससे पहले जो नीति थी कि 2015 में आ चुकी है, उसी को ये प्रतिस्थापित करती है। देखिए भारत सरकार ने 2019 में जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को क्या किया था, जल जीवन मिशन यानी जेजेएम में उसको समाहित कर दिया गया था और उसी से जल जीवन मिशन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें से सही कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ये देखें इसमें सही कौन है तो ऑप्शन ए केवल करेक्ट होगा, केवल 1 और 2 सही होगा, तीसरा और चौथा गलत होगा। कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालन और अनुरक्षण के लिए मात्राकृत जो 15% की धनराशि है वो मतलब केंद्रीय सहायता अब भी जारी है तो इसको अब समाप्त कर दिया गया है। और नई नीति के अंतर्गत जो बजटीय व्यवस्था है
उसमें राज्य वित्त आयोग राज्य बजट से कराए जाने का प्रावधान है, तो ऐसा भी इसको नहीं कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल 1 और 2 सही होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024। ठीक है, जितनी भी योजनाएं उत्तर प्रदेश की मिलेंगी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल की फैक्ट हैं सब। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है कि ये जो नीति है राज्य में एक फैबलेस इकोसिस्टम को के विकास को बढ़ावा देती है, और दूसरा है नीति के अंतर्गत केवल निजी कंपनियों को आवेदन की अनुमति है, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थाओं को शामिल नहीं किया गया है। और तीसरा कथन दिया गया है कि यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इस नीति की नोडल संस्था नामित किया गया है, और नीति की वैधता 10 वर्षों के लिए अधिसूचित की गई है। आपको इसमें से बताना कौन सा सही है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 है, इसको जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इसको अनुमोदन दिया गया था, और इसका उद्देश्य वही है कि मतलब एक सुदृढ़ सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम की स्थापना करना, जो मतलब राज्य में आर्थिक वृद्धि और जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा दे, एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा ग्रो करे, और जो भारत है उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें सारी चीज़ों को तैयार करो। तो ये इसका जो मेन उद्देश्य है ये सारा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही होगा केवल 1 और 3 सही होगा। दूसरा गलत होगा कि नीति के अंतर्गत केवल निजी कंपनियों को आवेदन की अनुमति है, ऐसा नहीं है। नीति के अंतर्गत सभी को इसमें आवेदन की अनुमति दी गई है। बाकी जो चौथा दिया गया है कि नीति की वैधता 10 वर्षों के लिए अधिसूचित की गई, तो इसको 5 वर्षों के लिए अधिसूचित किया गया, 10 वर्षों के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 के बारे में। आई थिंक सारी चीजें क्लियर होंगी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 4 कथन है। पहला कथन, यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों तक वैध रहेगी या जब तक राज्य सरकार नई नीति घोषित न कर दे। दूसरा कथन है इसमें कि इस नीति का लक्ष्य 2030 तक 2 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना। तीसरा कथन है, इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया पर आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और नीति के क्रियान्वयन के लिए यूपी नेडा को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दूसरा गलत है। इसको मतलब 2030 तक का इसमें लिखा गया कि लक्ष्य इसको रखा गया है कि ये 2 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन, बल्कि ये कितना है 2028 है। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल याद रखिएगा। और इस योजना को शुरू किया गया 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये मतलब प्रख्यापित किया गया है, और उद्देश्य वही है कि मतलब भारत सरकार के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन संबंधी नीतियों को लागू करना, और तदनुसार उनसे जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा गलत होगा। क्यों गलत होगा वो आपने समझा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन अगेन दिए गए हैं। तो पहला है कि फॉर्च्यून 500 में केवल फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां ही शामिल की गई हैं। दूसरा कथन है, निवेशकों को 5 वर्षों तक बिजली बिल में 100% छूट दी जाएगी, और बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में एफडीआई निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण में भी पूर्ण छूट दी जाएगी, और निवेश प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय एम्पावर्ड कमेटी द्वारा 30 दिनों में लिया जाएगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश की जो प्रोत्साहन नीति 2023 है, इसको शुरू किया गया 20 नवंबर 2023 को। ठीक है, और मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो फॉर्च्यून 500 है वहाँ पे फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों को शामिल किया गया है इसमें फॉर्च्यून 500 में। ठीक है, और निवेशकों को 5 वर्ष तक बिजली बिल में 100% छूट दी गई है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ कथन से क्लियर हो जाएंगी। तो दूसरा कथन यहाँ पे करेक्ट होगा, और तीसरा करेक्ट होगा। पहला जो है ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि फॉर्च्यून 500 में हमने आपको बताया फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 दोनों कंपनियां शामिल की गई हैं, तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। और रही बात चौथे की कि निवेश प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय जो है वो कौन लेगा, तो एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा 30 दिनों में लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो होना चाहिए 15 दिनों में लिया जाएगा। इसी वजह से ये चौथा स्टेटमेंट भी गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 और 3 करेक्ट होगा। 1 और 4 गलत क्यों हुआ आपने समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उत्तर प्रदेश ड्रोन परिचालन सुरक्षा नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है,
ये जो नीति है भारत सरकार के ड्रोन नियम 2021 के प्रभावी प्रवर्तन को राज्य में सुनिश्चित करती है। नो परमिशन नो टेक ऑफ प्रणाली, रियल टाइम ट्रैकिंग, बीकन और जियो फेंसिंग जैसी तकनीकी मानकों का अनुपालन इस नीति के अंतर्गत अनिवार्य किया गया है। और ड्रोन संचालन के लिए लाल, पीले, हरे क्षेत्रों में अलग अलग नियमों का पालन इस नीति के अंतर्गत नहीं किया जाता है। और फिर से चौथा कथन है कि राज्य सरकार की प्रशासनिक नियंत्रण वाले अनुसंधान संस्थानों तथा पंजीकृत स्टार्टअप्स को ड्रोन निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति से छूट दी जा सकती है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। जो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा 9 नवंबर 2023 को इसको मंजूरी प्रदान की गई है और ये भारत सरकार द्वारा जो प्रख्यापित है ड्रोन नियम 2021, इसका राज्य में प्रभावी प्रवर्तन किया जा सके। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए इसको किया गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और 4, तीसरा गलत होगा। ड्रोन संचालन के लिए लाल, पीले, हरे क्षेत्रों में अलग अलग नियमों का पालन इस नीति के अंतर्गत किया जाता है, नहीं किया जाता नहीं होता है। ठीक है, तो जो ड्रोन प्रचालन के लिए हवाई क्षेत्र हैं वहाँ पे फिर रेड है, येलो है और ग्रीन जो ड्रोन प्रचालन नियम है वो सारी चीजें की जाएंगी। इसी वजह से तीसरा यहाँ पे गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन और बिक्री संबंधी नियमावली 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अगेन 4 स्टेटमेंट आपके पास हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो पहला जो कथन दिया गया है कि बायोडीजल की खुदरा बिक्री के लिए यूपी नेडा से अनुमति लेनी होगी और बायोडीजल केवल खुले ड्रम में ही बेचा जा सकेगा। बायोडीजल उत्पादन एवं बिक्री की अनुमति 10 वर्षों के लिए वैध होगी और बायोडीजल उत्पादकों को उत्पादन केंद्र पर प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी ताकि गुणवत्ता की पुष्टि की जा सके। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बाकी जो 3 है वो गलत होंगे। देखिए, जो उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन और बिक्री संबंधी नियमावली है ये नीति 2023 में आई थी और आई थी 22 अगस्त 2023 को। डेट बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और प्रदेश में जो बायोडीजल, इसको B100 भी कहा जाता है, B100 के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको कि हम कहते हैं यूपी नेडा, ठीक है, तो इससे खुदरा और बिक्री के संबंधित जो है जिलाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। देखिए, यहाँ पे जो पहला है कि बायोडीजल की खुदरा बिक्री के लिए यूपी नेडा से अनुमति लेनी होगी, तो बिक्री के लिए जो है ये जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी, यूपी नेडा से अनुमति नहीं लेनी होगी। और बायोडीजल जो है वो खुले ड्रम में ही बेचा जा सकता है, ऐसा नहीं है। इसको जो पैकिंग होती है वो उसको अच्छी तरीके से किया जाए। और बायोडीजल उत्पादन की बिक्री अनुमति 10 वर्षों के लिए वैध होगी, तो ऐसा भी नहीं है। जो पंजीयन है या अनुमति है आगामी 2 वर्षों के लिए है। नवीकरणीय 5,000 रुपये आप देके इसको बार बार रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी केवल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। तो ये नीति केवल नदियों और झीलों पर साहसिक गतिविधियों पर लागू होंगी। ठीक है, दूसरा है जो इसमें कि इस नीति का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा। तीसरा जो दिया गया है कि इस नीति के अंतर्गत लाइसेंस देने का अधिकार राज्यपाल को है। और चौथा जो दिया गया है कि पूर्व सैनिकों को एडवेंचर स्पोर्ट्स यूनिट में शामिल होने हेतु एक समझौता ज्ञापन दिया जाएगा। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बाकी तीनों ये गलत होंगे। ठीक है, यानी पूर्व सैनिकों को एडवेंचर स्पोर्ट्स यूनिट में सम्मिलित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन किया जाएगा। ये जो नीति है ये 10 वर्षों के लिए वैध होगी। ठीक है, और नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम क्या हो गया, नोडल एजेंसी होगी। ठीक है, तो नीति का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा इसको किया जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो अगेन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही। तो यह नीति केवल समुद्र तटीय क्षेत्रों पर आधारित साहसिक खेल गतिविधियों को कवर करती है, तो ऐसा नहीं है। और इस नीति के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी गई। तो आप अभी ऊपर देखा ही कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम इसका नोडल एजेंसी है। और इस नीति के अंतर्गत जल आधारित साहसिक गतिविधियों के संचालन हेतु लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है, जहाँ पे लिखा गया कि आवश्यक नहीं है। ठीक है, और इस नीति के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को एडवेंचर स्पोर्ट्स यूनिट में सम्मिलित होने हेतु एक समझौता ज्ञापन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी करेक्ट होगा। तो हमने ऊपर ही पूरा डिटेल में देखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 4 कथन है। पहला कथन है, इस नीति का उद्देश्य निजी निवेश को प्रोत्साहित करते हुए सुनियोजित नगरीय विकास को बढ़ावा देना है और टाउनशिप के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की शर्त सभी नगरों में समान रूप से 12.5 एकड़ रखी गई है। टाउनशिप का विकास वॉक टू वर्क और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की अवधारणा पर आधारित है और यदि किसी स्थल पर लाइसेंस निर्गमन की तिथि को महायोजना लागू नहीं है तो भू उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा। आपको बताना कौन सा सही है। तो जो उत्तर प्रदेश की टाउनशिप नीति है 2023 की 28 जून 2023 को इसकी स्वीकृति मिली और उद्देश्य यही है कि निजी जो पूंजी निवेश के माध्यम से इसमें सुनियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहित करना, उससे मतलब जो जन सामान्य है उनको उचित मूल्य पर आवास मिल सके और जो निवेश करता है वो अपना विभिन्न व्यवसायों को संचालन करके मतलब एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 1 और 3 सही होगा। दूसरा गलत होगा कि टाउनशिप के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की शर्त सभी नगरों में समान रूप से 12.5 एकड़ नहीं रखी गई है। ठीक है, तो ये एक लिमिट है कि 2 लाख से कम आबादी के लिए 12.5 एकड़ और 2 लाख से जो अधिक आबादी होगी वहाँ के लिए 25 एकड़। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। प्रश्न देखिए कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ। और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चौथा कि यदि किसी स्थल पर लाइसेंस निर्गमन की तिथि की महायोजना लागू नहीं तो भू उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा, तो ऐसा नहीं है। भू जो उपयोग परिवर्तन शुल्क ये देय नहीं होगा, इसी वजह से गलत होगा। तो ऑप्शन ए केवल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, इस नीति का उद्देश्य राज्य को फिल्म निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनाना। दूसरा कथन है कि पूर्वांचल, बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्रों में स्टूडियो लैब्स स्थापित करने पर अधिकतम 1 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है और अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी भाषाओं में निर्मित फिल्मों को निर्माण लागत जो 50% अनुदान देने का प्रावधान है और नोएडा में 1000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो फिल्म नीति है ये शुरू की गई 9 मार्च 2023 को। ठीक है, इसको लागू किया गया है और उद्देश्य वही है कि जो नए शूटिंग स्थल है उनका मतलब अच्छी तरीके से वेल प्लान्ड डेवलपमेंट हो सके, फिल्म सिटी की स्थापना की जाए और राज्य में फिल्म निर्माण के एक महत्वपूर्ण हब के रूप में डेवलप करना जो फिल्म नीति है 2023 का, इसका यही उद्देश्य है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से केवल 1 और 3 सही होगा। दूसरा जो है ये गलत होगा कि जो पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है और विंध्याचल क्षेत्रों में स्टूडियो लैब स्थापित करने पर अधिकतम इसमें लिखा गया है कि 1 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। तो 1 करोड़ की सब्सिडी नहीं दी जाएगी वहाँ पे और उसमें लागत जो धनराशि होगी उसका 35% या अधिकतम 50 लाख ये जो है अनुमान दिया जाएगा अगर इन क्षेत्रों में इसको खोला जाता है। और फिर नोएडा में 1000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण की बात उसमें स्टेटमेंट में कही गई है। तो ये यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा में 1000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 1 और 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है इसमें कि इस नीति के तहत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों यानी ग्रास रूट, विकासात्मक और उच्च स्तर के खिलाड़ी में वर्गीकृत किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एथलीटों और उनके परिवारों को 10 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष 5 उभरती प्रतिभाओं का चयन के लिए एक समिति बनाई जाएगी और इस नीति के तहत ई स्पोर्ट्स, पैरा स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश जो खेल नीति 2023 है इसको मंजूरी मिली 10 मार्च 2023 को और इसका विजन वही है कि जो प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता की खोज में एथलीटों को सुविधा प्रदान करना और उत्तर प्रदेश के भीतर एक संपन्न समावेशी इकोसिस्टम को डेवलप करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा 1, 3, 4। दूसरा गलत होगा, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एथलीटों और उनके परिवारों को जो 10 लाख के कैशलेस बीमा कवर की बात कही गई है ये गलत है। ये कितना होगा, ये 5 लाख है। ठीक है, तो 10 लाख की बात यहाँ पे नहीं होगी, तो ये 5 लाख। 1, 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है।
तो 4 कथन दिए गए हैं। पहला जो इसमें दिया गया कि इस नीति में हवाई पट्टियों के उपयोग को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु हवाई पट्टी का उपयोग अधिकतम 30 वर्षों के लिए अनुमन्य है और उपयोग की फीस प्रति वर्ष स्थिर रखी जाती है और नीति के तहत केवल 10 हवाई पट्टियों को निजी संस्थाओं को उपयोग हेतु दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, इसमें से केवल एक और दो ही करेक्ट होगा, तीसरा और चौथा गलत होगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की जो हवाई पट्टियों के उपयोग की जो नीति है 2023 की, इसको स्वीकृति मिली 10 मार्च 2023 को। ठीक है, और मतलब इस नीति के अंतर्गत जो हवाई पट्टी हैं उनके उपयोग को 4 श्रेणियों में बांटा गया है अलग अलग तरीके से। तो उपयोग की जो फीस यहाँ पे प्रतिवर्ष स्थिर रखी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। उपयोग की जो फीस होगी वो प्रति 5 वर्ष पे उसको बढ़ाया जाएगा, प्रतिवर्ष स्थिर नहीं रखी जाएगा। और नीति को केवल 10 हवाई पट्टियों और निजी संस्थाओं के उपयोग के लिए दिया जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। इस नीति के तहत जो नागरिक उड्डयन विभाग है अलग अलग जिलों का, जैसे कि अलीगढ़ है, इटावा है, कानपुर देहात है, इन सारी चीज़ों को इनका उपयोग इसमें कर सकते हैं। तो केवल एक और दो ही यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये जो नीति है अधिसूचना की तिथि से 10 वर्षों के लिए लागू होगी। संयंत्र, मशीनरी, तकनीकी, सिविल कार्य पर किए गए व्यय का अधिकतम 35% पूंजीगत अनुदान, जिसकी लिमिट 5 करोड़ है, वो दिया जाएगा। और नीति के तहत 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति दी गई है और सूक्ष्म और लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को ब्याज उपादान का लाभ नहीं मिलेगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 है, इसको मंजूरी मिली 28 फरवरी 2023 की। ठीक है, याद रखिएगा, डेट बिल्कुल भूलिएगा नहीं। उद्देश्य इसका यही है कि प्रदेश में जो कृषक हैं उनकी आय का उचित और लाभकारी उनको मूल्य मिल सके, कच्चे उत्पाद जो उनका संवर्धन हो सके, और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसकी स्थापना को थोड़ा डेवलप किया जा सके, लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो इस तरह से चीज़ों को खोलें। तो यहाँ पे केवल 2 और 3 करेक्ट होगा, पहला और चौथा गलत होगा। तो ये जो नीति है ये इसमें कहा गया है कि 10 वर्षों के लिए लागू होगी, लेकिन ये 5 वर्षों के लिए लागू होगी। और जो सूक्ष्म और लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को ब्याज उपादान में लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, उनको लाभ इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए केवल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये जो नीति है अधिसूचना जारी होने की तिथि के 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी और दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा और पशु आहार निर्माणशाला पर 7.5 करोड़ रुपए तक की छूट का प्रावधान पहली बार किया गया है। और इस नीति का लक्ष्य 500 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश और 25,000 रोजगार सृजन करना है। आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो जो उत्तर प्रदेश डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 है, इसको 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी मंजूरी मिली गई। और जो नीति है ये अधिसूचना जारी होने से कितने वर्षों के लिए प्रभावी होगी, 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। ठीक है, और यहाँ पे करेक्ट जो होगा 1 और 3। दूसरा है कि दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का जो मतलब पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा, तो वो 5,000 करोड़ की बात है, 10,000 करोड़ तक नहीं दिया जाएगा। और जो इसके बाद चौथा है कि इस नीति का लक्ष्य 500 करोड़ रुपए का जो ये मतलब पूंजी निवेश और 25,000 रोजगार स्थापित करने की बात की जा रही, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत होगा। तो केवल 1 और 3 करेक्ट होगा, चौथा सही होगा। ठीक है, तो पशु आहार निर्माणशाला पर पहली बार सरकार ने 7.5 करोड़ रुपए तक की छूट दी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और जो प्रसंस्करण जो दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं उनको स्थापित करने पर मतलब अलग अलग पार्ट में कि 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान और 5 वर्षों के लिए फिर 10 करोड़ रुपए का अनुदान, ब्याज, इस तरह से चीज़ों को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये जो नीति है अधिसूचना जारी होने के तिथि से 10 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। जैव ऊर्जा नीति के प्रचार प्रसार हेतु प्रत्येक जनपद में 5 लाख रुपए की बजटीय व्यवस्था की गई है और इस नीति के अंतर्गत बायोकोल उत्पादन पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 है, 27 सितंबर 2022 को इसकी मंजूरी मिली उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा
और ये जो नीति है अधिसूचना जारी होने के जाहिर सी बात है 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी, 10 वर्षों के लिए नहीं प्रभावी होगी। और जो पूर्व की नीतियां थी उनकी कमियों को दूर करके जैव ऊर्जा उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं को अंतिम रूप देने के ये सारी चीजें लाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा केवल 2 और 3 होगा। चौथा गलत होगा कि इस नीति के अंतर्गत बायोकोल उत्पादन पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ 10 करोड़ नहीं, ये 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सूक्ष्म इकाइयों को अधिकतम 25% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। दूसरा जो कथन है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को सामान्य से 5% अधिक सब्सिडी दी जाती है। और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का व्यय जो है 20% यानी अधिकतम 5 लाख रुपए प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। पेटेंट या भौगोलिक संकेतक है तो उनको प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए तक का 100% लागत वहन किया जाएगा। कौन सा इसमें से सही होगा? तो जो उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 है, ये 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, लक्ष्य वही कि मतलब जो एमएसएमई की नवीन इकाइयां हैं उनकी स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक आकर्षक क्षेत्र के रूप में इनको स्थापित करना और 15% वार्षिक विकास दर प्राप्त करना, ये लक्ष्य है इसका। तो यहाँ पे जो सही चीजें होंगी 1 और 3 सही होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को सामान्य से जो 5% की ये बात की गई है कि मतलब 5% से अधिक सब्सिडी दी जाएगी, तो ये 2% है, 5% नहीं दी जाएगी। और जो चौथा कथन है कि पेटेंट या जो भौगोलिक मतलब संकेतक प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए तक की बात की गई है, तो ये 75% यहाँ पे होगा, 100% नहीं है। ठीक है, तो 75% यानी अधिकतम 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया गया है कि यह नीति वर्ष 2018 की पर्यटन नीति के स्थान पर लाई गई है और इसकी अवधि कितनी है? 5 वर्षों की है। और इस नीति के अंतर्गत पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है और इस नीति के तहत केवल धार्मिक पर्यटन स्थलों को ही शामिल किया गया है और पर्यटन इकाइयों को विद्युत दरों में औद्योगिक रेट तथा करों में उद्योगों जैसी छूट प्रदान की जाएगी। कौन सा सही होगा? तो जाहिर सी बात है तीसरा तो देखने से भी लग रहा है कि गलती होगा। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश की जो पर्यटन नीति है ये 2022 के संबंध में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 4 कथन है। तो पहला जो कथन दिया गया है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना में सहायता करना। इस योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों द्वारा 30% अनुदान दिया जाता है और योजना के अंतर्गत शेष 40% लागत का वहन केवल किसान द्वारा नगद किया जाता है और किसी बैंक ऋण की सुविधा नहीं होती है। और ये योजना सौर ऊर्जा के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है तथा किसानों के डीजल पंपों पर निर्भरता कम करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा बी। 1, 2 और 4 सही होगा। तीसरा जो है कि योजना के अंतर्गत शेष 40% लागत पर वहन केवल किसान द्वारा नगद किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। 1, 2 और 4 यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की वंदन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना का उद्देश्य धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास करना और ये जो योजना है केवल नगर निकाय की भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि पर ही लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कार्यों का उपयोग निजी संस्थाएं किराए पर ले सकती हैं और यदि कार्यस्थल किसी संरक्षित पुरातात्विक क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो पुरातत्व विभाग की अनुमति आवश्यक है। कौन सा इसमें से सही होगा? तो यहाँ पे तीसरा जो स्टेटमेंट है कि इस योजना के अंतर्गत कार्यों का उपयोग निजी संस्थाएं किराए पर ले सकती हैं, ऐसा नहीं है। 1, 2 और 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की जो बंधन योजना है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो आकांक्षी नगर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें दिया गया है कि इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को समन्वित रूप से लागू कर त्वरित प्रगति एवं सतत विकास प्राप्त करना। योजना के पहले चरण में नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर 100 आकांक्षी नगरों का चयन किया जाएगा। इस योजना की निगरानी 31 मार्च 2026 तक की जाएगी और इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम भी प्रारंभ किया जाएगा जिसका उद्देश्य युवाओं को नगरीय विकास की भागीदारी देना है। कौन सा सही होगा?
तो तीसरा जो है ये गलत डेट दी है कि इस योजना की जो निगरानी है 31 मार्च 2026 तक नहीं की जाएगी। बाकी 1, 2 और 4 बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 22।